तो वेव इंटेंसिटी से स्टार्ट करेंगे। कल लास्ट हमने सीआरओ पे एंड किया था। अच्छा, हमारे पास नॉर्मली अभी हम जो वेव्स की बात कर रहे हैं वो सारी प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमने लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स, ये जितनी भी कैटेगरीज डिस्कस की हैं, ये सारी हमारे पास जो है वो प्रोग्रेसिव वेव्स है। अभी हमने स्टैंडिंग वेव्स को डिस्कस नहीं किया। तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होता था? प्रोग्रेसिव वेव्स में ये कि जब आप वाइब्रेशन और प्रोपगेशन की बात करते हो, जिस तरह अगर हम लेट सपोज वाटर वेव्स की एग्जांपल लें, तो उसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। क्योंकि सी वाटर जो है वो आपके पास ट्रैवल कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन उसके पार्टिकल्स अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वो जो हम वेव्स बनाते हैं इस तरह से, क्रस्ट और ट्रफ, तो उसमें होता यही है कि ये जो वाइब्रेशन है ये अप एंड डाउन है, ठीक है, लेकिन वेव आपके पास मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जो वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसको हम कहते हैं, मतलब प्रोग्रेस करना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है। और स्टैंडिंग वेव की कल आपको एक शॉर्ट बस एग्जांपल बताई थी कि अगर जिस तरह गिटार के स्ट्रिंग की आप एग्जांपल लो, तो उसमें होता है कि स्ट्रिंग वाइब्रेट तो करता है, लेकिन वो दो एंड पे फिक्स होता है, वो उससे फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता। तो वो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, वो अभी हमारे पास सुपर पोजिशन में आएगा, अभी यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। ठीक है। ओके। और बेसिक एनर्जी का हमें पर्पस पता है कि वो एनर्जी, वेव्स का जो बेसिक पर्पस हमारे पास है, उसमें वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो ये सारी बेस वेव्स की आपके पास बेसिक क्वांटिटीज हैं। और जब आप इंटेंसिटी को डिफाइन करोगे, तो इंटेंसिटी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। इंटेंसिटी इज इक्वल टू द पावर, ठीक है। अब हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स पास होंगी, जो भी हमारे पास गिवन एरिया होगा, और जिस एरिया की भी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे होंगे, तो उस एरिया से जितनी भी वेव्स हमारे पास ट्रांसफर होंगी, लेट सपोज जब हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक रूम में एग्जांपल लो एक डोर की, ठीक है, अब उस डोर से जितने लोग पास हो रहे हैं, ठीक है, तो उस डोर से पास होने वाले जितने भी लोग होंगे, तो जितने टाइम में भी वो क्रॉस होंगे वहां से, या जितने भी टाइम में वो पास होंगे वहां से, तो उन्हें आप कंसिडर करोगे उनकी इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब अगर 1 मिनट में 5 लोग वहां से पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है लोगों की पास होने की। अगर उसमें ज्यादा लोग पास हो रहे हैं वहां से, तो उसकी इंटेंसिटी फिर डिफरेंट हो जाएगी। तो ये आपके पास इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है इस तरह से। अभी आगे इसको वेव्स के साथ देखते हैं कि वेव्स के साथ हम इसको किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक इंटेंसिटी हो गई, और इसको फॉरवर्ड लेकर जाएंगे। अब बाकी इसके साथ जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, उनके साथ इन्हें कंपेयर करना है। अब इसके जो फैक्टर्स होते हैं, अब इसमें हमने फैक्टर्स देखने हैं कि फैक्टर्स कितने होंगे। ठीक है, एक तो आप इसको इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो पावर पर यूनिट एरिया, और पावर पर यूनिट एरिया का मतलब ये है आई इज इक्वल्स टू पी ओवर ए। ठीक है। और अगर आपने इसको बहुत बेसिक डिफाइन करना हो, क्योंकि अब इसमें पावर पर यूनिट एरिया थोड़ा सा ये टेक्निकल टर्म हो जाती है, और अगर बहुत बेसिक में आपने इसको डिफाइन करना हो, तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी
passing through a unit area आप ये जिस तरह भी वो डोर एग्जाम्पल ली, अब हमने जब डोर की एग्जाम्पल ली तो इसका मतलब है हमने एरिया स्पेसिफिक कर दिया कि उस लिमिटेड एरिया से जितने लोग उस टाइम में पास हो रहे होंगे, ठीक है, मतलब 1 मिनट में कितने लोग पास हुए, तो ये हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी उस डोर से नंबर ऑफ पीपल्स पास होने की। और इसी तरह से हमारे पास जो ये वेव्स के लिए होता है कि अगर हमने कोई स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट किया है, ठीक है, मतलब लेट सपोज हमारे पास एक टैंक की एग्जांपल हो, रिपल टैंक जो हम यूज करते हैं, तो उसका एक लिमिटेड एरिया है आपके पास, अब वहां से जितनी वेव्स क्रॉस कर रही हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हम उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूला आ गया, आई इज इक्वल्स टू पी ओवर ए, पी जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करेगा, ए जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अब इसमें हमारे पास कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं कि इंटेंसिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, या वो किस पे डिपेंडेंट है। और ये तो बेसिक आपके पास इसका जर्नल फॉर्मूला आ गया कि वो डिपेंड इस पे करती है। अगर आप इसके फैक्टर्स की बात करो तो एक फैक्टर्स में इन्वॉल्व होगा इंटेंसिटी इस डायरेक्शनल और टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। एक फैक्टर हमारे पास ये है कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, तो आई स्क्वायर। और सेकंड फैक्टर जो हमारे पास यहाँ पर होगा इंटेंसिटी से लिंक, उस सेकंड फैक्टर आपके पास फ्रीक्वेंसी का होगा, सिटी इज ऑल्सो। तो दूसरा फैक्टर हमारे पास इसमें फ्रीक्वेंसी का है। तो फैक्टर्स आपने याद रखने हैं, अभी इसका क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा जर्नल कि ये किस तरह से हमारे पास इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। एक फैक्टर आपके पास इम्पोर्टेंट है और दूसरा फैक्टर इम्पोर्टेंट है, और जर्नल फॉर्मूला आप ए है, ठीक है। टाइम पीरियड फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टाइम पीरियड इनवर्सली हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली है, टाइम पीरियड इनवर्सली, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी बात है अगर आपके पास टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, मतलब आप इसका मतलब ये हुआ कि एक जो वेव क्रॉस कर रही है एरिया को, तो वो टाइम आपके पास जो है वो ज्यादा अमाउंट में ले रही है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वेव्स कम पास होगी, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गई। और अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर कर दोगे तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वेव जो क्रॉस हो रही है वो इंक्रीज हो गया, और उनका जो टाइम पीरियड होगा पास होने का एक वेव के लिए वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो इन्वर्सली होते हैं तो हमें पता है, तो अगर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली है तो टाइम पीरियड बिल्कुल इन्वर्सली होगा, ठीक है। यस यस। तो ये हो गई आपके पास इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। तो वेव इंटेंसिटी में ये फैक्टर्स हो गए, और हमारे पास इसकी वैल्यूज भी आ गई कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इन्वर्सली तो किसी के फैक्टर के भी नहीं है, सिर्फ एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम जर्नल फॉर्मूला देखें, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर ओवर एरिया, क्योंकि अगर हम एरिया इंक्रीज करते हैं तो फिर वो जो नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है वहां से, तो उसका फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि उनका एरिया इंक्रीज हो जाता है, फिर हम उसके हिसाब से वेव्स की क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा कि हम प्रीवियस वैल्यू को ओवरकम कर सकें, ठीक है। और लेट सपोज अभी तो हमने सिंपल एरिया लिखा है, ठीक है, अगर हम एक स्फेयर की एग्जांपल लें, अगर हमारे पास स्फेरिकल शेप हो, तो स्फेरिकल शेप के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला किस तरह से आप इक्वेट करके रखते हो, ठीक है। अभी तो फाइनल फॉर्मूला लिखा जो कि स्ट्रेट एरिया के लिए था,
अगर हम स्फेयर कंसिडर करते हैं तो स्फेयर के लिए हमें क्या करना होगा? पावर को डिवाइड कर देंगे स्फेयर के एरिया से। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला होगा आई इज इक्वल्स टू पी ओवर 4 पाई r स्क्वायर। ठीक। हमें इन सब के एरियाज याद करने पड़ेंगे सारी शेप्स के। नहीं नहीं, सबके नहीं याद करने, सिर्फ स्पेयर और इसका जर्नल है, क्योंकि ज्यादातर इसके क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास फ्रीक्वेंसी और उससे रिलेटेड आते हैं। आपको सब शेप का एरिया याद नहीं करना। एक तो ये स्पेयर हो गया, बाकी एक जर्नल आपके पास जो सिंपल एरिया होता है 1 डायमेंशनल, उससे रिलेटेड हो गया। ठीक है, फॉर्मूला बहुत बेसिक है, इतना कोई टिपिकल नहीं है। सिर्फ वैसे ही अगर, क्योंकि स्फेरिकल हमारे पास बहुत सारी जगह पर फिर यूज होता है, क्योंकि वेव्स में हमारे पास एज सच कोई केस नहीं है कि जहाँ पे स्फेयर इंक्लूड किया जाता हो। बस रिपल टैंक का टॉपिक है, तो इस रिपल टैंक में हमारे पास सिंपल टैंक होता है, तो उसमें हम जर्नल एरिया ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है कि जिसमें स्फेयर कंपलसरी हो, तो इसलिए आपके पास कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। ओके ओके। अच्छा, अब इसका एक बेसिक क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से होगा और हमने सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, अब ये आपके पास एक बेसिक क्वेश्चन है। द इंटेंसिटी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. It is also proportional to the square of the frequency. The variation with time t of displacement x of particles when two progressive waves q and p pass separately through a medium are shown on the graph. ठीक है, दोनों वेव्स के आपके पास ग्राफ्स गिवन है और दोनों की वैल्यूज भी मेंशन है आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने करना ये है कि द इंटेंसिटी ऑफ वेव क्यू इज आई नॉट, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ वेव पी। अच्छा, इसमें आपने वेव पी की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, तो स्टार्ट कहाँ से करोगे आप? एम्पलीट्यूड गिवन है। हाँ, एम्पलीट्यूड बिल्कुल गिवन है। अच्छा, अब आपने देखो पहले वेव्स को कंपेयर कर लो, वेव्स की जो जर्नल प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चन में आपको नजर आ रही हैं, आप उनको कंपेयर कर लो, फिर हम आगे देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। क्यू वाली वेव है, उसका एम्पलीट्यूड डबल है और उसका टाइम पीरियड भी डबल है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब आपके पास जो यहाँ पर वेव है, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड, मतलब वेव पी का एम्पलीट्यूड जो है वो वेव क्यू से लेस हो गया। ठीक है, हाफ हो गया। बिल्कुल। तो एक चीज हमारे पास ये आ गई कि जो वेव पी है हमारे पास, वेव पी इज हाफ द एम्पलीट्यूड ऑफ क्यू। ठीक है, एक चीज तो ये इसमें से कंसिडर कर ली कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड है पी का वो हाफ है क्यू से। इसका मतलब है, लेट सपोज अगर हम लिखते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पी इज इक्वल्स टू 1/2 a क्यू। अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ टू लिखेंगे या टू का स्क्वायर करेंगे? एक चीज और है, सिर्फ स्क्वायर करेंगे आई गेस। स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो उन्होंने आपको जो स्टार्टिंग में दो लाइंस लिख के दी है ना कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये है कि हम इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसमें फैक्टर्स स्क्वायर्स में थे, तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर में कंसिडर करना है। तो ये आपके पास इक्वल होगा टू स्क्वायर, यानी जो एम्पलीट्यूड। अगर हम बाद में जाके स्क्वायर कर लें तो? बाद में भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिटेल्ड भी नहीं है, तो कुछ अभी इसमें इतना मतलब लेंदी प्रोसेस है नहीं, तो आप स्टार्ट में कर लो या बाद में कर लो, क्योंकि दो दो स्टेप्स बस कंपेयर करने हैं इसमें, फिर फाइनल इक्वेशन में इक्वेट कर लेना इसमें, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। ठीक है। अच्छा, और क्या कंपेयर कर सकते हो?
फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कंपेयर करनी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे कंपेयर करोगे? पी की फ्रीक्वेंसी डबल है। पी की फ्रीक्वेंसी डबल है क्यू से, ठीक है। तो अब हमारे पास सेकंड जो हमारे पास फैक्टर आया है वो ये आया है कि वेव पी इज डबल द फ्रीक्वेंसी। अच्छा देखो, अब आपको बेसिक्स याद है ना फ्रीक्वेंसी की, आपको नॉलेज है एम्पलीट्यूड की, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। अब कुछ के साथ होता है ये कि वो फ्रीक्वेंसी और ये इसको ना क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं कर पाते, तो वो सिंपल से क्वेश्चन को भी ना इतना डिफिकल्ट समझते हैं। क्योंकि अब वो बेसिक सब ऐसी है ना कि वो ओ लेवल्स में सब किया है, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो आइडिया हमारा यही होता है कि मतलब ये बेसिक चीजें तो आती ही होंगी, ठीक है। और अगर नहीं भी आती तो स्टार्ट में अगर बता दे तो इजी हो जाते, तो स्टार्टिंग जब क्वेश्चन होती तो हम खुद ही बताकर कंप्लीट कर लेते, तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पी जो है वो भी डबल है, तो डबल का मतलब है यहाँ पर भी 2 टाइम्स का स्क्वायर करेंगे हम, और क्यू के। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास पी की हो जाएगी 4 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें से सेकंड फैक्टर आ गया। अब इसमें आपके पास जो वेव पी है, वो वेव पी अगर आप एम्पलीट्यूड वाइज कंपेयर करो तो एम्पलीट्यूड वाइज उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स डिक्रीज हो रही है, ऐसा ही है। अगर हम सिर्फ एम्पलीट्यूड को देखें तो एम्पलीट्यूड देखकर ये है कि आपके पास इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि एरिया आपके पास क्या हो रहा है, 1/4 टाइम्स शॉर्ट हो रहा है, सॉरी एम्पलीट्यूड। और अगर आप फ्रीक्वेंसी को देखो तो फ्रीक्वेंसी में आपके पास क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यस। और अब आप जब इनको 2 टाइम्स नहीं हो रहा वैसे? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी दोनों एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। हाँ 2 टाइम्स है, लेकिन क्योंकि हम स्क्वायर में इसको कंसिडर करते हैं जो हमारे पास जर्नल रिलेशन था, तो स्क्वायर की वजह से जो है वो 4 टाइम्स, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड 4 टाइम्स हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी पे भी स्क्वायर है, तो वो दोनों चीजें बैलेंस होंगी, ठीक है। अच्छा अब आप देखो कि अगर हम जर्नली इसको भी एक ओवरव्यू करें तो एम्पलीट्यूड 4 टाइम्स डिक्रीज हुआ, फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो दोनों इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे एक तरह से। फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में आ गई, एम्पलीट्यूड जो है वो डिनोमिनेटर में, दोनों के 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है दोनों वेव्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, दोनों की इंटेंसिटी सेम हो जाएगी, क्योंकि एक अगर फ्रीक्वेंसी में ज्यादा है तो दूसरा जो है वो एम्पलीट्यूड में ग्रेटर है। जब आप इसे इक्वेट करोगे फाइनल इक्वेशन के साथ, तो फाइनली आपके पास ये होगा कि इंटेंसिटी जो होगी वेव पी के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड से वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी से वो 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब हमारे पास दोनों की डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल होती है, तो जब हम दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जब हम पहले एम्पलीट्यूड को सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1/4 और फ्रीक्वेंसी था 4 टाइम्स, ठीक है। ये 4 और 4 इस तरह से आ गए, और ये हमने कंपेयर किया है इंटेंसिटी ऑफ वेव क्यूज के साथ, ठीक है। अब देखो आपके पास ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल इक्वेशन आपके पास बचेगी ये कि जो इंटेंसिटी ऑफ वेव पी है वो सेम हो जाएगा क्या आपने रिलेशन क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर और एफ स्क्वायर को इकट्ठे कर दिया आपने? अच्छा ये आपके पास ये था कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर है, तो इसलिए दोनों को एट अ टाइम लिख दिया कि मतलब हम इन दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, तो आप चाहे इंडिविजुअल लिख लो, लेकिन क्योंकि हमने कंबाइन करके चेक करना है कि फाइनल इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसलिए दोनों को कंबाइन किया। तो उसमें एम्पलीट्यूड ओके ओके। स्क्वायर की वैल्यू भी रखनी है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर की वैल्यू भी रखनी है, दोनों को हमने रखा, और दोनों को हमने कंपेयर किया था इंटेंसिटी ऑफ क्यू से। तो आईपी का जो है वो आंसर इक्वल आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ क्यू के, क्योंकि जो 1/4 और 4 थे ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज थी, ये तो कैंसिल आउट होकर सॉर्ट आउट हो गई फाइनल। तो जो फाइनली आपके पास आंसर आया, तो उसमें आपने ये फाइंड आउट किया
कि जो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, वो दोनों आपके पास क्या है, बिल्कुल इक्वल है। अब देखो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस था, लेकिन फाइनल आंसर तब भी सेम आया। ठीक है, यस यस। तो ये आपके पास इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमारे पास इससे रिलेटेड होंगे। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जर्नल फॉर्मूला इतना कोई टिपिकल नहीं है, जो अब नेक्स्ट इसमें एक न्यू टॉपिक है आपके पास, मतलब वो फर्स्ट टाइम होगा, इससे पहले वो डिस्कस नहीं किया हुआ। वो है अब आपके पास डॉपलर्स इफेक्ट का। ठीक है,